Hi everyone, this is Anamika. We have Ravi Singh Chaudhary ji today, the author behind the groundbreaking book Rishi Intelligence. इनकी जो बुक है वो एक यूनिक ब्लेंड है एंशिएंट विजडम विद मॉडर्न इनसाइट. A dynamic speaker and a thought leader, Raviji's exploration of Rishi intelligence challenges us to unlock our highest potential. और जब मैं खुद इस बुक के थ्रू गुजरी तो आई फाउंड कि जो एक मिस्टिकल एंशिएंट विजडम की जो चीजें हैं उन्होंने इसको प्रैक्टिकल और कंटेम्प्रेरी चीजों से जोड़ा है. सो दैट वाज वेरी रिलेटेबल टू मी एंड जो कंसेप्ट्स काफी एग्जॉटिक से लगते थे वो आसान लगने लगे. So, as we sit down with him today, we are on the cusp of uncovering the secrets of ancient wisdom for the modern mind. So, namaste Ravi ji. नमस्ते. नमस्ते. हाँ, तो रवि जी शुरू में आप अपने बैकग्राउंड के बारे में ब्रीफली बताइए और कैसे और क्यों आप एंशिएंट नॉलेज सिस्टम्स में आपने इंटरेस्ट लेना शुरू किया. बिल्कुल. सो बैकग्राउंड बाय एजुकेशन बीटेक इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग रही. 6 साल गवर्नमेंट जॉब कॉर्पोरेट में समय दिया एंड स्टार्टअप इंडिया का जो बेसिकली एक ट्रेंड और एक कहते हैं कि हवा चल रही थी कि स्टार्टअप कल्चर भारत में आ रहा था. सो आफ्टर 2016 एंड 17 में स्टार्टअप इंडिया के एंड अपग्रेड के सेशंस होते थे एंड सो एंटरप्रेन्योरशिप में मेरी एंट्री हुई. तो पैरेलली मैंने जॉब के साथ जो एंटरप्रेन्योरशिप की यात्रा प्रारंभ की और जिसमें मैंने एग्रीकल्चर सेक्टर को चूज किया. ठीक है. बट ये क्यूरियोसिटी थी माइंड में कि हम बचपन से स्पीचेस में सुनते आ रहे हैं भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है. तो मेरे माइंड में ये था कि ओके वी हैव लॉस्ट आवर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वाला जो पूरा फेज है, बट एग्रीकल्चर में हम क्यों पीछे हो रहे हैं जब हम इसको मेन स्ट्रीम और हम इसको अपना बेसिकली स्ट्रेंथ मान रहे हैं कि एटलीस्ट ये हमारा कई हजार सालों से हम इसको कॉन्टिन्यूअस और सस्टेनेबल कर रहे हैं. सो दिमाग में आया कि इसकी भी कोई बेसिकली मेथोडोलॉजी एंड स्ट्रक्चर्ड वे में साइंस लिखी गई होगी, तो उसे मुझे ढूंढना चाहिए है. एंड देन वो यात्रा प्रारंभ हुई क्योंकि कई मेथोडोलॉजीज फेल हुए ग्राउंड पे कि ये मेथड हमने ऑर्गेनिक फार्मिंग की अप्लाई की, ये अप्लाई की. सो काइंड ऑफ प्रिंसिपल्स मैं ढूंढना चाहता था कि हमारे अपने प्रिंसिपल क्या हैं कृषि के, हम कैसे खेती करते थे. एंड वहां से ये काइंड ऑफ यू कैन से इंट्रीगेट था मेरा संस्कृत की ओर, इंट्रीगेट था मेरा जो भी विद्याएं हैं जो प्रैक्टिस में नहीं है बट स्टिल रिलेवेंट फॉर आवर टाइम. ठीक है. तो ये रही मेरी कारण कि मैं क्यों आईकेएस जो कहते हैं इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम और इंडियन नॉलेज सिस्टम की तरफ मेरा झुकाव बढ़ा. तो जो उस समय हॉट सेक्टर्स होंगे, मतलब एग्रीकल्चर, आई डोंट थिंक कि एग्रीकल्चर उस समय एक हॉट सेक्टर होगा, तो बाकी जो हॉट सेक्टर्स होंगे आपका ध्यान उनकी तरफ नहीं गया? मैं उसमें क्लियर था, कंपटीशन अवॉइड करना है. दैट्स क्योंकि हाँ मतलब एक नंबर था मेरे पास हमेशा से कि व्हेन यू आर लाखों में एक तो भी 1250 लोग आपके जैसे हैं. मतलब द जो सैंपल साइज है या पॉपुलेशन है हमारा, सो आप बहुत यूनिक नहीं है. तो हर चीज में आपको आउट परफॉर्म करना पड़ता है, वेदर बोर्ड एग्जाम्स था, फिर आईआईटीज थी, फिर काइंड ऑफ आप अच्छे हैं फिर भी आपको स्ट्रगल एंड ऑल सारा चीज करना है. तो मेरे परसेप्शन में ऐसा कुछ नहीं था जो क्लियरली मैं बोलना चाह रहा हूँ कि फार्मर सुसाइड थी या फार्मिंग कम्युनिटी के लिए मुझे करना चाहिए, रूरल इंडिया के लिए करना चाहिए. मेरा सीधा झुकाव इसलिए था क्योंकि कोई नहीं कर रहा है और फार्मर का बेटा फार्मर नहीं बनना चाहता है, बट हर व्यक्ति को 3 दिन भोजन करना है. तो दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर, इसमें कोई डाउट नहीं है. तो बिकॉज सप्लाई डिमांड की कहानी होगी, डिमांड बढ़ते जाएगा और सप्लाई साइड से फार्मर्स और फार्म प्रोड्यूस मिलेंगे नहीं, तो ऑब्वियसली ये लुक्रेटिव भी होगा और हॉट बन जाएगा. सो एक बहुत कॉमन सेंस ये अप्लाई करने से ही मैंने इस सेक्टर चूज किया. लेकिन विद इन अ ईयर मुझे समझ में आ गया कि बहुत ज्यादा दयनीय स्थिति है और विदर्भ के फार्मर हो चाहे जो भी भारत की स्थिति रही, बहुत दुख पीड़ा एम्पैथी. देन आई थिंक समय जब उनके साथ में बिताने लगा तभी वो एम्पैथी उनके लिए डेवलप हुई और लगा कि नहीं अब इसको जेन्युइनली इस सेक्टर को परस्यू करना है, नॉट फॉर द सेक कि कोई नहीं आ रहा है इसमें तो हमें करना चाहिए. सो एक रियलिज्म एक फैक्टर था और कहीं ना कहीं आपकी फैमिली बैकग्राउंड या कोई ऐसी मोटिवेशन? अब
हमारे एंसेस्टर्स ने यू कैन से राइस को साउथ बिहार जो अभी झारखंड है वहां उनके बीजों को लाया था। सो यू कैन से कि फूड हैबिट्स ही हमने पूरे रीजन की बदली, हमारे पूर्वजों ने बीज लेके आए थे। सो ओके, ठीक है। तो मैंने पढ़ा कि आपने शुरू में वृक्ष आयुर्वेद में डेल्व किया। सो उसका क्या जर्नी रहा आपका? क्या है वृक्ष सो आयुर्वेद? या सो आयुर्वेद पे पहले मैं आऊंगा। उसमें ये कोरा में एक आर्टिकल मैंने लिखा था, तो उसमें एक कमेंट आने लगा कि इट्स अ प्योरली काइंड ऑफ अ स्यूडो साइंस, इट्स नॉट अ साइंस, ये प्लेसिबो पे काम करता है, ये बहुत ये उसी प्रिमिटिव टाइम है। हो रहा था, 2016 की बात है। 17 यू कैन से 18 2018 के बात है। मतलब एग्रीकल्चर में मैं था, लेकिन आयुर्वेद के तरफ मैं नहीं आया था। आयुर्वेद में आने का क्या कारण था, क्योंकि जब इन आरोप लगे कि अच्छा ये स्यूडो साइंस है, तो मैं प्रिंसिपल्स को देखने लग गया कि मेटाफिजिक्स क्या है आयुर्वेद की। तो अच्छा वात पित्त कफ है, अच्छा इसमें पंच महाभूत है। सो हम्म मतलब आयुर्वेद ने बॉडी का नाम ही नहीं लिया कि हम इस मॉलिक्यूल के बारे में बात कर रहे हैं। उसने एक होलिस्टिक वे में पूरे यू कैन से एग्जिस्टेंस की बात की। तो ये जो पंच महाभूत है, जो 5 बेसिक हम कहते हैं एलिमेंट्स हैं, या वात पित्त कफ है, त्रिदोष फ्रेमवर्क है, ये तो पौधे पे भी अप्लाई होगा, बिकॉज वो भी अग्नि वायु जल पृथ्वी तत्व इन सब से बने हैं। तो पॉइंट ये था कि अगर हम आयुर्वेद के फ्रेमवर्क को प्लांट्स पे अप्लाई करें एंड प्लांट्स के प्रॉब्लम को आयुर्वेद से रिजॉल्व करें, तो वी कैन हैव पूरा क्वालिटी पैरामीटर जो हम चाहते हैं नेचुरल एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में। क्योंकि उस समय पूरे भारत में ये दो पोलर एंड में चलता था कि अच्छा डू नथिंग एग्रीकल्चर करना है, और दूसरे तरफ एकदम एक्सट्रीम केमिकल ड्रिवन केमिकल्चर करना है। तो आयुर्वेद इफ इट इज साइंस, तो ये पौधे पे भी काम करेगा। इफ इट इज साइंस, ये पशुओं पे भी काम करेगा, गायों पे भी काम करेगा। सो this is the extrapolation of principle of a science to a kind of applied science, and टेक्निकली ये हीट एंड ट्रायल से हमें आजाद कर रहा था कि लोग ट्राई करते हैं, अच्छा सॉइल में ये डाल देते हैं, सॉइल टेस्ट रिपोर्ट आया, फिर भी हम कुछ ऐसा कर देते हैं, हम कुछ व्हाट इज द प्रिंसिपल, हम एसेस कैसे करें, कैरेक्टराइजेशन कैसे करें पौधे के प्रॉब्लम्स का। सो आयुर्वेद को प्लांट्स के लिए भी यूज किया जा सकता है, नॉट फ्रॉम दी प्लांट्स। वृक्ष आयुर्वेद नहीं कहते हैं। बहुत लोग को ये भी कंफ्यूजन रहता है कि अच्छा प्लांट्स से ट्रीज से हम हर्ब्स की बात कर रहे हैं तो वो वृक्ष आयुर्वेद है। नहीं, it's agro ayurveda, it's ayurveda for agriculture sector, for plants, using the help of plants. Okay. सो बेसिकली तो ऑर्गेनिक फार्मिंग में असली में जाने का यही तरीका है, जब हम आयुर्वेद प्लांट्स पे और एनिमल्स में यूज करेंगे ऑब्वियसली, तभी हम केमिकल्स को Yes, yes, कर सकते yes, हैं। yes, yes. तो मुझे पता चला कि अच्छा ये कृषि प्रधान बोलने का क्या मतलब है, क्योंकि काइंड ऑफ 14 स्कूल ऑफ थॉट्स मैंने पूरा वर्ल्ड में देखा। अच्छा बायोडायनेमिक फार्मिंग है, अल्बर्ट हावर्ड की एग्रीकल्चर है, ओके होमा फार्मिंग है, ऋषि कृषि है, सुभाष पालेकर जी की कृषि है। इतने स्कूल ऑफ थॉट्स हमने देखे, बट जो कहते हैं कि व्हाट इज द थ्योरी बिहाइंड इट, हम ये मेथड क्यों अपना रहे हैं, इसके पीछे कोई साइंस तो होगा, व्हाट दिस इज कॉल्ड साइंस। ठीक है। तो वहां पर पता चला कि अच्छा ये 28 साल तक अल्बर्ट हावर्ड भारत में रहता है, बिहार में समय बिताता है, एंड देन वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की बुक आती है। फिर रुडोल्फ स्टिनर है, वो भी भारत में समय बिताता है। तो ये सारा रीपैकेजिंग होके ही एग्रीकल्चर बिक रहा था पूरे भारत वर्ल्ड में। ठीक है। मतलब हमारी ही परंपराओं को, पंचांग हो उसमें, ज्योतिष हो उसमें, बीजों का उसमें बात हो, या सॉइल की बात हो, तो ये पूरा बात को ये बस रीपैकेज करके हमें ही दोबारा बेचने आ रहे थे उस प्रोडक्ट को कि दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फार्मिंग, और हम आपको बताएंगे ऑर्गेनिक फार्मिंग। और ये बेसिकली जो ट्रोलिंग होती थी, मतलब मैं कई सेशंस में रहता था, तो सबसे पहले लोग ट्रोल करते थे कि अच्छा आप विश्व गुरु आप रहे हैं, तो या कुछ एक नई इनोवेशन नई बात होती तो आप लोग क्यों आ जाते हैं बोलने के लिए कि वेद में सब लिखा हुआ है, पहले क्यों नहीं करते हैं आप पहले क्यों नहीं करते उसके, मतलब वो बेहतर है ना तब। तो मुझे लगा कि दिस इज द सेक्टर जो पूरा स्ट्रगल कर रहा है थ्रू आउट वर्ल्ड,
फूड सिक्योरिटी की क्राइसिस हम बात करते हैं, क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसमें फूड कैसे ग्रो करना है। तो दिस इज द काइंड ऑफ अ समथिंग रियल सॉल्यूशन टू द रियल एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम। मैं बाकी को महत्वाकांक्षाओं को नहीं नेग्लेक्ट कर रहा कि हम मार्स पे जाना चाहते हैं या, बट पृथ्वी पे जो एटलीस्ट बचा है उसके लिए तो हम इग्नोरेंट ना होकर के हम आगे बढ़े, एटलीस्ट उन प्रॉब्लम्स को तो हम सॉल्व करें। फूड इज वन ऑफ द प्रॉब्लम। तो ये बहुत बेसिक मुझे लगा, और इसमें लगा कि ये बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं, दे आर जस्ट यूजिंग फैंसी वर्ड्स, ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग एंड ऑल, बट प्रिंसिपल समझ नहीं रहे हैं। क्योंकि इंडस्ट्रियलाइजेशन ने थॉट प्रोसेस ही इंडस्ट्रियल बना दिया है, एंड नेचर वर्क्स समथिंग डिफरेंट। ठीक है, फॉरेस्ट को आप देखोगे तो वो केओस लगेगा, और गार्डन को देखोगे तो बहुत ऑर्गेनाइज्ड लगेगा, बट ये उल्टा है। गार्डन को ऑर्गेनाइज रखने के लिए आपको उसके इंट्रोपी को कम रखने के लिए लोगों को इन्वॉल्व करना पड़ता है, उसमें एंगेजमेंट होता है। फॉरेस्ट में किसी की इंटरवेंशन की जरूरत नहीं होती, एंड वो थ्राइव करता है। सो बेटर ऑर्गेनाइज्ड जो है वो फॉरेस्ट है। गार्डन इज बेसिकली केओस, लेकिन उसको मेंटेन करने में हमें लगता है कि दिस इज द ऑर्डर एंड फॉरेस्ट इज द केओस। सो इट्स अ डिफरेंस ऑफ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न थिंकिंग, पूरा मतलब स्ट्रेट फॉरवर्ड। एंड देन मेरी इंटरव्यू हुई दर्शन शास्त्र में कि सोचने का जो तरीका है वही क्योंकि अलग है, उस वजह से ये प्रॉब्लम कभी सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे। ये नहीं कर पाएंगे सॉल्व, क्योंकि ये घास को प्रॉब्लम मानते हैं, उसके लिए दवाइयां बनाएंगे। ये कीड़े को प्रॉब्लम मानते हैं, उसके लिए दवाइयां बनाएंगे, तो उसकी इफिशियंसी इंक्रीज करेंगे। बट ये भूल जाएंगे कि डायनासोर भी चले गए, बट मच्छर जो है वो खत्म नहीं हुआ, कीड़े जो है खत्म नहीं हुए। सो नेचर का अपना सर्वाइवल मैकेनिज्म है। सो नेचर से सीखना, नेचर के प्रिंसिपल को अप्लाई करना ज्यादा कारगर है, रेदर देन इंडस्ट्रियल लर्निंग जो आपकी 300 साल की है, उसको आप बाई फोर्स एंड सुपर ईगो के साथ आप सोचोगे कि मैं एग्रीकल्चर के प्रॉब्लम को सॉल्व कर दूं। तो ये एक अच्छा गैप था। ये सोचने की ही प्रक्रिया ज्यादा अलग डिमांड करती है। तो ये भारत के या भारत के तरह सोचने वाले व्यक्ति ही इसका समाधान कर सकते हैं। दैट्स वाई मुझे लगा कि दिस इज द सेक्टर जिसमें इसके साइंस को एक्सप्लोर करना बहुत ज्यादा आवश्यक है। फॉर सिंप्लिसिटी, यदि आप ये ईस्टर्न और वेस्टर्न थॉट की जो डिफरेंशिएशन है, यदि एग्रीकल्चर में किसी और कॉन्सेप्ट के थ्रू थोड़ा हमें क्लियरली समझा सके। ओके, हाँ, ओके। पेस्ट कंट्रोल को मैं बताता हूँ, ठीक है। सो इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इंसेक्टिसाइड। साइड मतलब मारना, जो भी हम पॉइजन का यूज करेंगे, सो साइड मारना। तो कीटनाशक, उसका ट्रांसलेशन बहुत लोगों ने किया, कीड़ों को नाश करने वाला, उसको हम कहेंगे कीटनाशक। बट जब प्रिंसिपल में आएंगे तो हम कीट रक्षक यूज करते हैं, मतलब हम कीड़ों को भगाते हैं, मारते नहीं है। और मारते भी हैं तो वो बड़ा मिनिमल अप्रोच लेते हैं, ताकि जिससे प्रॉब्लम ना हो नेचर को। सो आप देखिए, पहली फिलॉसफी यहाँ पर आई कि पहला था जो अप्रोच था इंसेक्टिसाइड, वो आर्मी ड्रिवन है। बेसिकली एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन उन लोगों ने लाया जो पहले आर्मीज में सप्लायर थे एम्यूनेशंस के। ओके, सो उनको लगता था कि जो प्रॉब्लम है उसको जड़ से खत्म कर देना चाहिए। दैट्स हाउ ये प्रॉब्लम है, इसको क्लियर। बट हुआ क्या कि नेचर में क्योंकि सर्वाइवल है, तो वो जो एग लेइंग कैपेसिटी है कीड़े की, वो दुगना कर देता है, तिगुना कर देता है, 4 गुना कर देता है। तो मर तो जरूर रहा होता है, बट उसके बच्चे आ रहे होते हैं, और पॉपुलेशन ग्रोथ और ज्यादा रैम्पर्ट हो जाता है। तो वो क्या करते हैं कि 1000 एकड़ में, फिलॉसफी ये होती है कि मार्केटिंग अच्छी होगी अगर इकोनॉमी ऑफ स्केल है, तो 1000 एकड़ में पैडी रहेगा, बस 1000 एकड़ में वीट रहेगा। तो कीड़े क्या करते हैं, उनको लगता है कि अरे हमारे बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खाना है, और ज्यादा अंडे देते हैं। तो आप जितना बेसिकली स्प्रे करते हो उतना कीड़े बढ़ते हैं। ये काउंटर इंट्यूटिव है। हाँ, ये काउंटर इंट्यूटिव लोगों को लगता है, बट यही सच्चाई है, क्योंकि नेचर अपने आप को जरूर बचाएगा। ठीक है। भारत में जब हम इसको देखेंगे तो देखिए होता क्या, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले कीड़ा इसलिए आता है, उसका कारण हम ढूंढे कि वाई पेस्ट अटैक हो क्यों रहा है। तो अच्छा, पेस्ट अटैक इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने गलत टाइम पे पौधे को लगाया है। हमें सही टाइम पे लगाना चाहिए। सो पहली फिलॉसफी में था नहीं, मार्केट का प्राइस जब ज्यादा होगा तब हम उस प्रोडक्ट को ग्रो करेंगे, हार्वेस्ट करेंगे, मार्केट डिसाइड करेगा। हम यहाँ कैसे डिसाइड करेंगे, नेचर डिसाइड करेगा कि दिस इज द राइट सीजन,
दिस इज द राइट टाइम, तब जो है पहला तो ये हो गया, पहला ये। दूसरा, हम मोनोकल्चर नहीं करेंगे। 1000 एकड़ में अगर एक ही फसल लगाएंगे, हम क्या करेंगे, ग्रुप ऑफ क्रॉप्स लगाएंगे, 10 क्रॉप्स, 15 क्रॉप्स, जिससे डाइवर्सिटी ऑफ इंसेक्ट्स होगा। मतलब एक ही तरह का इंसेक्ट ना होगा कि 40-50 प्रकार के होंगे, और दे विल कॉम्पीट विथ ईच अदर, एंड वो एक दूसरे को बैलेंस रखेंगे। तो डाइवर्सिटी जो है वो मैनेज करेगी ये रैम्पर्ट इफेक्ट को, राइट, ठीक है। बैलेंस रखने में। यस, मतलब सेल्फ, जो नेचर का एक सेल्फ ऑर्गेनाइजिंग नेचर है, हम उसे ही ऑब्जर्व कर रहे हैं, उसे ही इम्प्लीमेंट करने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। एंड हम भगाएंगे कीड़ों को, नीम स्प्रे हम कर देंगे, या फिर हम कुछ ऐसा करेंगे, फ्रेग्रेंस, इतना स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस डालेंगे फार्म पे कि कीड़ों को पसंद ना आए। उनके भी तो प्रेफरेंसेस है ना, कि कहाँ पर वो जाना चाहते हैं, कहाँ पर नहीं जाना चाहते हैं। या उनके प्रेफरेंसेस के लिए हम कुछ क्रॉप लगा दें, जैसे सनफ्लावर लगा दिया जाता है, तो ठीक है, वो कीड़े फिर वहां पे आप अपना समय बिताइए ताकि मेरा मेन क्रॉप बचा रह जाए। तो यू सी, हम उसका जो रिक्वायरमेंट है वो इन द फर्स्ट प्लेस आया ही क्यों है, उसको भी एनालाइज करते हैं, और हम पेस्ट कंट्रोल ऐसे कर रहे हैं। आप देखिए, वो एक है जो बाइनरी अप्रोच में सोचता है, दिस इज द प्रॉब्लम, किल कर दो। हम क्योंकि सोच रहे हैं कि ये मल्टी डायमेंशनल है, मार देने से समस्याएं समाप्त नहीं होगी, और फिर वहां पर पाप और पुण्य भी दिमाग में आ रहा है कि नहीं, जीव हत्या हम करेंगे फसल उगाने के लिए, तो इट्स अनदर काइंड ऑफ अ पाप आएगा। और एक श्लोक भी आता है कि हम जब कल्टीवेटर का यूज करते हैं तो हम कई जीवाणुओं को मारते हैं, कई जीव को मारते हैं, तो पाप लगता है। लेकिन क्योंकि किसान, कई लोगों का पेट भर रहा होता है उस मेहनत से, तो कॉम्पेंसेट हो जाता है ज्यादा पुण्य से। सो दैट इज ओके कि हम थोड़ा सा डिस्टर्ब किए नेचर को। यू सी, हम इसके प्रति अवेयर हैं, कॉन्शियस हैं, ये एक कॉन्सिक्वेंस लेके आ रहा है, ठीक है। तो चीजें आप देखिए किस तरह से, सिर्फ मैंने कीड़े को डिफरेंस को लेके बताया कि कैसे हम अप्रोच करते हैं उसको सॉल्व करने की प्रॉब्लम। अच्छा, अभी देखिए, जो वेस्टर्न थॉट है उसमें इंडस्ट्री को ज्यादा फायदा होता है, और ह्यूमन नेचर तो ऐसे ही है। मतलब ठीक है, चाहे मैं जब मैं माइक्रो लेवल पे डील करूं तो मैं मोरालिटी, एथिकलिटी, ये सब बात कर सकती हूँ, बट जब मास लेवल पे बात होती है तो ऑब्वियसली जहाँ इकोनॉमिक्स फेवरेबल होती है वहीं सारे जाते हैं। सो क्या हमारा जो सेट ऑफ थिंकिंग है वो लेस इकोनॉमिकली फेवरेबल है, और उसे क्या स्केल अप करना इसलिए मुश्किल होगा? सो स्केलिंग अप, टेक्निकली आप इसमें भी ध्यान से देखिएगा। अगर मैं डिफरेंस बताऊं तो स्टार्टअप क्या वर्ड यूज करता है कि वी आर गोइंग टू डिसरप्ट द मार्केट। हम बिजनेस को डिस्टर्ब करेंगे और बाकी बिजनेसेस की सर्वाइवल को खत्म करेंगे और अपना मार्केट शेयर बढ़ाएंगे। दैट्स द अप्रोच पहला। तो इसको, हाँ, ये बुरा और अच्छा पे मैं नहीं जा रहा हूँ, मैं एक अप्रोच बता रहा हूँ। ये आता है मोनोथेइस्टिक अंडरस्टैंडिंग से, बिब्लिकल अंडरस्टैंडिंग से, कि बाइबल है मतलब मैं ही सही हूँ, बाकी कोई नहीं रहेगा। दैट्स हाउ, ठीक है। नाउ हमारे, अगर आप शॉप्स को देखेंगे पूरे भारत में, आप देखिएगा जब बाजार होता है तो सबसे ज्यादा बिक्री वहीं होती है जहां एक ही तरह के 10 शॉप साथ में है, साथ में है। ओके, मतलब मीट शॉप होंगे तो साथ में, बुक शॉप्स होंगे तो साथ में ज्वेलरीज होंगी तो साथ में। तो वो क्या कहते हैं कि वो ह्यूमन इंटरेक्शन को बेसिकली ज्यादा बोलते हैं, कि जितना ज्यादा ह्यूमन इंटरेक्ट करेंगे उतना ज्यादा इकोनॉमी हमारी बढ़ेगी। ये हमारा अप्रोच रहता है। जहां, तो ये मॉल का कंसेप्ट बेसिकली हार्ट से ही आया, जो मार्ट एंड ऑल, ये तो इंडियन कॉन्सेप्ट है कि भीड़ को एक जगह लाना है, एंड देन इसको हम यहाँ से इकोनॉमिक से हमारी थ्राइव करती है। बट ये डिसेंट्रलाइज होता है। आप देखिए कि इसमें टेक्निकली मार्केट शेयर और उसकी बात नहीं होती। इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। ये बुरा और अच्छा पे फिर अगेन मैं नहीं जाऊंगा, बट वो सेंट्रलाइज्ड इकोसिस्टम और एक ही आप ही की एग्जिस्टेंस होगी, बाकी को आप डिस्टर्ब करते रहो, ये भावना ही नहीं है। पहली भी एक ऑर्गेनिक बेसिकली एग्री बिजनेस करते, तो उन्होंने कहा कि हमारे 3000 कस्टमर है, इससे ज्यादा हम मैनेज ही नहीं कर सकते, तो हमारा इतना में ही चल जाता है, हम 3000 और 3 लाख की नहीं सोचते। सो उनकी जो महत्वाकांक्षा है, इसको आप बोल सकते हैं कि कम है, छोटी है। लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कि ये एमएसएमईज और इनका कंट्रीब्यूशन क्यों है, 75% जॉब क्यों देते हैं? क्योंकि जो छोटे छोटे व्यापारी हैं वो ज्यादा ह्यूमन एंगेजमेंट करते हैं, और एक लेवल के बाद ठीक है सैचुरेट कर जाते हैं, वो स्केलिंग अप नहीं हो पाती। बट
उनकी जो भी आवश्यकताएं हैं वो सारी पूर्ति हो जाती है। इट्स नॉट एक्सेस एक्युमुलेशन ऑफ वेल्थ जिससे वो फिर पॉलिटिक्स को इन्फ्लुएंस कर लें और फिर वो बेसिकली पावर सेंटर बन जाए। ये आई थिंक ये जो है ये अब का अप्रोच भारत में भी अब आ ही रहा है ऑब्वियसली, बट ये इस तरह से हम कभी नहीं सोचते थे कि हम पावर को कंट्रोल करेंगे। जैसे आपने मुझे विथ जो पेस्टिसाइड का एग्जांपल दिया ना, वो मुझे आयुर्वेदा और एलोपैथी के कॉन्टेक्स्ट में बहुत फिट लगा। हाँ, देखिए मुझे ये ना मुझे मतलब ये जो बेसिकली जो एक मेटाफिजिक्स हम बोल, पॉइंट हाँ हाँ मुझे ये लगा कि यार द इकोनॉमिक्स इज सो टिल्टेड इन देयर फेवर कि इज इट अ लॉस्ट गेम फॉर अस? यस, दैट्स द अच्छा ये आपका प्रश्न है। हाँ, ये मेरा प्रश्न है। हाँ, यस, तो इसको ही तो इकोसिस्टम बोलते हैं। अगर बेसिकली जिनके रूल्स होंगे और गेम जिन्होंने डिसाइड किया है रूल्स और उसे सबको प्ले करने पड़ेंगे तो ऑब्वियसली वो आगे रहेंगे। इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं होना चाहिए। जैसा कि पेटेंट्स का अगर मैं बेसिक एग्जांपल दूं, सबसे ज्यादा पेटेंट रजिस्टर फाइल या एक्युमुलेट करने वाला जो सेंटर है कहीं और होगा, तो ऑब्वियसली उसका एकेडमिक इंपेरियलिज्म होगा। बेसिक है, बहुत बेसिक है, ठीक है। तो उसी तरह करेंसी कैसे डिसाइड होगी, और जो इकोनॉमी है आप बहुत जो इनका फंडा है ये ग्रीड बेस्ड नहीं है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। भारत का व्यापार ग्रीड बेस्ड रहा है। लोभ के आधार पर हम, जो व्यक्ति का लोभ होता है उसका हम जरूरत पूरा करते हैं, ठीक है। ये कलयुग में फिर भी बेटर है, लेकिन अब जो इकोनॉमिक्स का मॉडल है वो फियर बेस्ड है। सारा जो इनका फ्रेमवर्क है ये वो पढ़ा रहे हैं थ्योरी में, ठीक है, ट्रिकल डाउन होता है कि ग्रीड इज बेस्ट ऑफ द थिंग, उसी से वेल्थ बढ़ता है, बट कर रहे होते हैं प्रैक्टिकली ये फियर बेस्ड। ये डरा के ही कर रहे होते हैं, चाहे वो सैंक्शंस हो, चाहे वॉर हो, समझ रहे हैं आप, चाहे वो जियो पॉलिटिक्स का एंगल हो। तो फेवर इसलिए है क्योंकि डरा धमका करके और लॉबिंग करके कर रहे हैं। जिस दिन अंडरलाइंग प्रिंसिपल सेम है। यस, जिस दिन लैंड लेबर कैपिटल, ये जो थ्योरी वाला इकोनॉमिक्स है, अगर वो अप्लाई होने लगे तो भारत में लेबर ज्यादा है, कैपिटल ऑब्वियसली अब आ रही है। सो 6 ऋतुएं जहां हो, जहां वो 140 करोड़ पॉपुलेशन को सरवाइव करवा लेती है, तो इसका मतलब वो ज्योग्राफिकली सुटेबल है इतने लोगों को संभालने के लिए। तो ऑब्वियसली हार्ट का क्या कॉन्सेप्ट था, बेसिकली जहां नंबर ऑफ इंटरेक्शन विथ पीपल, नंबर ऑफ ट्रांजेक्शंस ज्यादा हो, ऑब्वियसली वहां की इकोनॉमी को ऊपर होना चाहिए था, ठीक है। यस। ठीक है, एक रियल फैक्टर है ऑटोमेशन एंड इंडस्ट्री, एंड जो बेसिकली मैन पावर से कई ज्यादा लेवरेज रखता है, वो 100 लोगों के बराबर कार्य करता है, ठीक है। बट अब जब क्योंकि उसके प्रिंसिपल में ये था कि नेचुरल रिसोर्स को इनफाइनाइट मान करके इकोनॉमिक्स की प्रिंसिपल चलती है। वो पानी का कॉस्ट नहीं जोड़ती जब आप धान को ग्रो करते हो, वो हवा की कॉस्ट नहीं जोड़ती। तो जब से ये कार्बन क्रेडिट आएगी, जैसे जैसे आपको इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन ये सारा कंसिडर करना पड़ेगा अपने इक्वेशंस में, तब जाकर के मशीन और मैन का जो कंपटीशन है वो एक्चुअली क्लियरली दिखाई देगा। तो ये तो इन्होंने अभी तक एक्सप्लॉइट करके बेनिफिट कमा लिया है, दैट्स द वे। हर चीज को एक्सप्लॉइट करके मतलब, और उसके रिपरकशंस आ रहे हैं बेसिकली। सो इट्स नॉट जस्ट कि आप प्रोडक्टिविटी एंड इफिशिएंसी के बेसिस पे सब कुछ डिसाइड कर लो, आपको और वेरिएबल्स लाने बहुत आवश्यक। राइट, राइट। सो कमिंग टू योर बुक, आप ऋषि इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट को रीडर्स को समझाइए जो इससे फेमिलियर नहीं है, और ऋषि कौन होता है? ओके, ओके। सो ये शब्द तो मैंने इसलिए लिखा था या कॉइन हुआ था ये बुक लिखने के लिए, क्योंकि आर्टिफिशियल जब गूगल करो यही बुक आती है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वर्ड थी। सो ये तो मैंने सीधा मार्केटिंग प्रिंसिपल एक अप्लाई किया कि आपको एक वर्ड यूज करना पड़ता है जो ज्यादा कैची हो और लोग उससे कनेक्ट हो जाए, मतलब एक क्यूरियोसिटी जनरेट हो। बट नेचुरल इंटेलिजेंस की पराकाष्ठा को लेकर मैंने ऋषि इंटेलिजेंस लिखा। मतलब अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ ही जाएगा तो ऑब्वियसली और इररिलेवेंट हम होते जाएंगे, ह्यूमन जो है, ठीक है। तो अपनी रेलेवेंसी बढ़ाने के लिए हमें अपने आप को अपग्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। वो जरूरी नहीं मैकेनिक इन नेचर हो, ठीक है। तो एक मनुष्य जो है, एक ह्यूमन सबसे ज्यादा कहाँ तक जा सकता है, सबसे मतलब हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अपग्रेडेशन कहाँ तक जा सकता है,
जिसको हम कहते हैं ऋषि, मतलब मनुष्य शरीर में, बेसिकली बॉडीली एग्जिस्टेंस में, ठीक है, बाकी मेटाफोरिकल फिजिकल जो हम गॉड के लेवल पे जाए, देवता लेवल पे जाए, उस पर नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन ये सशरीर, ये बॉडी है जिसको हम देख सकते हैं, इंटरेक्ट कर सकते हैं, मन है, बुद्धि है, इसका अपग्रेडेशन कहाँ तक होगा? ऋषियों के लेवल तक होगा, ठीक है। अब ऋषि कौन है? ऋषि आसान भाषा में मंत्र दृष्टा, संस्कृत में जो हम कहते हैं, मंत्र का दर्शन जिन्होंने किया है, फिलोसोफर नहीं है, एंड मोर देन साइंटिस्ट है, बियॉन्ड साइंटिस्ट है, ठीक है। सो हाँ, ये एक कॉलोनाइज्ड माइंड, हमें लगता है कि हम भी अपने आप को थोड़ा वेस्टर्न साइंटिफिक प्रोनेस के बराबर हम लाएं अपने आप को, और हम भी कहें कि देखो हमारे पास भी एंशिएंट साइंटिस्ट थे। तो वो होता क्या है कि हम ऋषियों की थोड़ी सी बेसिकली अंडरमाइन हम कर दे रहे हैं उनके पोटेंशियल को, ठीक है, क्योंकि साइंटिस्ट रैशनैलिटी, लॉजिक, इंस्ट्रूमेंट, लैब्स, एक्सपेरिमेंट को यूज करते हैं, दे आर दी साइंटिस्ट, ठीक है। ऋषि साधना को यूज कर रहे हैं, ऋषि ऑब्जर्वेशन को यूज कर रहे हैं, ऋषि अपने शरीर को ही लैब बना दिए, ठीक है, ऋषि अपने शरीर को ही इंस्ट्रूमेंट बना दिए। तो ह्यूमन बॉडी के पोटेंशियल को अनलॉक करना, सुप्रीम पोटेंशियल को अनलॉक करके ब्रह्मांड के नियमों को ढूंढ लेना, जान लेना, ऋषियों का कार्य रहा है, और उन्होंने हमें वो बताया है। जैसे हम कहते हैं कि अच्छा, न्यूटन ने लिखा F=ma, इट्स अ प्रिंसिपल, जिसपे है ना इनर्शिया का लॉ का इनर्शिया दिया, ग्रेविटी पे बात होती है, तो ये कहते हैं कि ब्रह्मांड का ये लॉ है, इसमें प्रिंसिपल है, तो ये फिजिक्स की बात हम कर लेते हैं। तो हमारे ऋषि भी ब्रह्मांड के नियमों के बारे में बता रहे, तरीका अलग है, लहजा अलग है बोलने का, भाषा शैली अलग है, लेकिन वो कह रहे हैं, वो बता रहे वही कि चल ये रहा है ना। तो मेरे लिखने का पर्पस ये था कि हाउ को बताना। महिमा मंडन हो चुका है, हम महान थे, वी वर द ग्रेट, हम लूज कर गए मुगल्स एंड ब्रिटिशर्स, हमारे नालंदा तक्षशिला को जला दिया गया, ये नैरेटिव से मुझे लगा कि अब हो गया, सब अवेयर हो गए, अब इससे आगे बढ़ा जाए। यू कैन नॉट जस्ट कंप्लेन एंड फिर बोलोगे कि हम पीछे क्यों रह जाएंगे। ये वही बात थी जब उन्होंने कहा कि आप पहले डिस्कवर करिए कि ये वेद में था, दुनिया में करने से पहले ही, आप बाद में मत आइए कि देखो ये तो वेद में ही लिखा हुआ था, हम तो इतने महान थे, ठीक है। सो हाउ वाज वेरी नेसेसरी। थोड़ा आई थिंक बहुत बड़ा क्लेम होगा, बट स्टिल मुझे लगा कि मुझे जो भी शास्त्रों में एक समझ में आई, एक क्यूरियोसिटी जनरेटर की तरह मुझे ये बुक लिखनी चाहिए, क्योंकि मैंने सारी विधि और ना मुझे उतनी समझ है, लेकिन मुझे वो दरवाजा दिखा कि ओके, दिस इज द वे, दिस इज द अप्रोच, कि योग जो है उसको हम जब हेल्थ से जोड़ रहे हैं तो अगेन इट्स अ वेरी रिडक्शनिस्ट इन सेंस कि, क्योंकि योग का वो पर्पस रहा नहीं है, वो उसका कॉन्सिक्वेंस है। जैसे नदी में डैम बना करके आपने बिजली पैदा कर ली, नदी का वो काम नहीं है इन द फर्स्ट प्लेस, ऑब्वियसली। तो बट क्या है कि हमें टैंजिबल रिजल्ट चाहिए। हम जो भी एक्टिविटी करते हैं आज के समय में, उसके पीछे अगर पैसा खर्च करें तो हमें इमीडिएट बेनिफिट क्या मिल रहा है, तभी हमारा इंक्लिनेशन बढ़ता है। उस वजह से योग फेमस अवश्य हो गया। दैट्स वाई हठ योग की बात होने लगी, क्रिया योग की बात होने लगी, सहज योग के बारे में बात होने लगी, सुदर्शन क्रिया के बारे में बात होने लगी। इसलिए बात होने लगी कि हमें अच्छा स्ट्रेस रिलीज करना है, हमारे इश्यूज है लाइफ में, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, पीस चाहिए हमें, हम, है ना, इन वजह से योग आया। बट योग इससे कहीं ज्यादा है, ये हमारे इंटेलेक्ट और कॉग्निटिव सेंस पे बहुत बड़ा कार्य करता है। और जो जो एक प्रश्न मैं बहुत लोगों से पूछता हूँ कि भगवान बुद्ध ये पीपल पेड़ के नीचे बैठ गए और कह रहे हैं ज्ञान प्राप्ति होगी, तो ना वहाँ प्रोफेसर है, ना वहाँ डिस्कशन हो रहा है, ना वो कुछ पढ़ रहे हैं, और कहा जाता है कि डीप मेडिटेशन में थॉटलेसनेस होना चाहिए, तो विचार भी नहीं है, तो ज्ञान मिल गया कैसे, मतलब हाउ इट्स पॉसिबल। क्योंकि नॉलेज की जो भी कैटेगरी है वो हमेशा ये बात करती है कि डिस्कशन होना चाहिए, टेस्टिमोनियल्स होना चाहिए, आप अपने इंटेलेक्ट को यूज करते हैं, ग्राफ को यूज करते हैं, मैथमेटिक्स को यूज करते हैं, सिमुलेशंस को यूज करते हैं, तभी तो नॉलेज मिलती है। लेकिन
ऋषियों का कहना है कि जब से ब्रह्मांड एग्जिस्टेंस में, तो ब्रह्मांड के साथ उसका ज्ञान भी है, ठीक है। सो नॉलेज को बस डिस्कवर किया जाता है, इट कैन नॉट बी क्रिएटेड, एंड फादर ऑफ कोई सब्जेक्ट नहीं होता, ठीक है। डिस्कवरर ऑफ द सब्जेक्ट होता है, खोजी हो सकता है। तो ऋषि क्या कर रहे हैं, फिलॉसफी उन्होंने नहीं लिखी, ये भारत में पढ़ाया जाता है, विश्व में कहीं भी पढ़ाया जाता है तो पढ़ाया जाता है इंडियन फिलॉसफी, सांख्य दर्शन, योग दर्शन, वैशेषिक दर्शन, न्याय दर्शन, वेदांत। इसको इंग्लिश में क्योंकि आपने ट्रांसलेशन किया फिलॉसफी, एंड फिलॉसफी इज वर्क ऑफ इंटेलेक्ट एंड वर्क ऑफ माइंड बेसिकली ना ये। बट दर्शन शास्त्र टेक्निकली कहा जा रहा है दर्शन, विजुअलाइजेशन। उन्होंने उन प्रिंसिपल्स को देखा, इट्स नॉट स्कूल ऑफ थॉट, कोई विचार नहीं लिखा है उन्होंने। तो विचार नहीं लिखा है इसलिए ये टाइमलेस हो जाता है। विचार जो होगा वो टाइम, कॉन्टेक्स्ट, देश और प्लेस पे बहुत अच्छा वर्क करेगा। जैसे मार्क्सिज्म है, कम्युनिज्म है, एक समय में जब लेबर्स के बहुत ज्यादा एक्सप्लॉयटेशन हुए होंगे, इट विल बी द बेस्ट ऑफ द आइडियोलॉजीज है ना, उनको बचाने के लिए। लेकिन क्या कहते हैं कि रेलिवेंसी फिर चेंज होती है, आपको अपग्रेड या तो करना पड़ता है या वो डिसमेंटल हो जाता है। इसी को फिलॉसफी कहते हैं। एक टाइम पे अच्छा काम करेगा, एक जगह पर अच्छा काम करेगा, दूसरे जगह दूसरे टाइम पे मे बी वो हाईजेक हो जाए, ठीक है, कोई और उसे हाईजेक कर ले। तो उसी तरह बट दर्शन शास्त्र, ऋषियों की जो बात है वो हो जाती है टाइमलेस। तो वो हो जाता है श्रुति प्रमाण, दैट इटसेल्फ बिकम अ प्रूफ। तो क्योंकि वो कंप्लीट है, बिकॉज इट्स नॉट द स्कूल ऑफ थॉट। ये कुछ ऐसा है कि आपने आंख से देख लिया, हो गया। लॉजिक जो नहीं दिखाई देता है उसके लिए यूज किया जाता है। किसी इवेंट को हम जज करते हैं, किसी न्यूज को हम सुनते हैं तो हम जज कर रहे होते हैं, इसके पीछे ये रहा होगा। तो लॉजिक की कब बात होती है, जब व्हेन यू आर still recovering the or exploring the truth, and in the process of exploring the truth, logic is not the truth itself, है ना। लॉजिक प्रमाण नहीं होता, नहीं तो कोर्ट में लॉयर्स ही डिसाइड करवा देते फैसलों को। हम सबूत क्यों मंगाते हैं, क्यों गवाह मंगाते हैं? बिकॉज उसको हम प्रमाण कहते हैं, उसको हम वैलिड मीन्स ऑफ प्रूफ कहते हैं ना। तो उसी तरह ऋषि जो हैं वो ये कह रहे हैं कि मन इज द प्रॉब्लम। यू सी कितना बड़ा डिफरेंस है। जो माइंड है उससे इंटेलेक्ट को जोड़ते हैं और उससे पूरी दुनिया की एक्सप्लोरेशन होती है नॉलेज की, और भारत में माइंड इज द प्रॉब्लम। दैट्स वाई इसको डाइल्यूट और काइंड ऑफ न्यूट्रलाइज किया जाता है। और योग कहता है योग चित्त वृत्ति निरोधा, माइंड के सारे डिस्टरबेंस को एकदम सेसेस कर दो, रोक दो, तब इंटेलेक्ट आएगा। मतलब नहीं सोचने से इंटेलेक्ट राइज करता है। जैसे आप बोल रहे हैं कि जब ह्यूमन की पराकाष्ठा को अटेन कर लिया जाए, इट्स काइंड ऑफ ऋषि इंटेलिजेंस को, तब हमें अनटैप कर सकते हैं। बट ह्यूमन की, एक नॉर्मल ह्यूमन की भी अपनी लिमिटेशंस है। सो जो भी ऋषि इंटेलिजेंस की जो भी सारी फाइंडिंग्स थी, सो वर देयर एनी मीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेनिंग दैट नॉलेज अपार्ट फ्रॉम देयर इंटेलिजेंस? आप इसको रिफ्रेश करेंगे क्वेश्चन को, आई थिंक थोड़ा एक बार फिर से। मैं बोल रही हूँ कि ऋषि इंटेलिजेंस की जो भी फाइंडिंग्स थी, बिकॉज ह्यूमंस की भी एक लिमिटेशन है, उनको भी एक लिमिट के बियॉन्ड हर ह्यूमन के लिए जाना पॉसिबल नहीं है। सो वर देयर एनी मीन्स और इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ गेनिंग दैट नॉलेज जो ऋषियों ने गेन की? ओके, ठीक है। ड्रॉप ऑफ दैट या फ्रैक्शन ऑफ दैट तो किया ही जा सकता है। इट्स नॉट कि आप उस लेवल पे जा सके, लेकिन क्योंकि उस लेवल पे इसलिए नहीं जा सकते क्योंकि उस लेवल के माता पिता चाहिए, सबसे पहला तो ये रिक्वायरमेंट है। मैं तो बहुत लोगों को ये ऑलरेडी बोला हूं कि कई ऋषि जन्म लेना चाहते हैं या लेना चाहते हैं, बट उस लेवल की उन्हें इकोसिस्टम, उस लेवल का परिवार उन्हें नहीं मिल रहा, तो वो कैसे जन्म लेंगे? पहला तो ये। तो ये कैसे अचीव कर रहे हैं? जो योग का मैंने इसलिए एग्जांपल दिया कि ये हेल्थ को ना पकड़ करके, हेल्थ इज काइंड ऑफ एक बेनिफिट आप ले लीजिए उससे, बट इटसेल्फ योग को उसके लिए लिखा ही नहीं है। डेफिनेशन ऑफ योग इज जिसमें हेल्थ नहीं दिखेगा आपको। योग चित्त वृत्ति निरोधा, जैसे हम कह रहे हैं, वो माइंड की बात कर रहा है बेसिकली। आसान भाषा में हम कहें कि इंडियन साइकोलॉजी का एक इंडियन साइकोलॉजी सबसेट होगा योग का, जिसमें हम माइंड के जो इश्यूज हैं या माइंड के शार्पनेस के जो तरीके हैं उसको हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहला क्या है तरीका जो हम कह रहे हैं, उसमें है यात्रा आती है। बहुत जो सोलो ट्रेवल करते हैं या जो जाते हैं,
ये सभी व्यक्तियों का एक्सपीरियंस है कि जब ट्रेवल करके घर आते हैं पर्सपेक्टिव चेंज हो जाता है पहला। ठीक है, जब वो घूम कर आ रहे होते हैं सेम चीजों को वो फेस कर रहे होते हैं, बट उनको देखने का जो पर्सपेक्टिव है चेंज हो जाता है। तो प्रकृति के बीच में समय बिताना, यात्रा करना, ऑब्वियसली ये अलग हो गया 10 बुक्स पढ़ने से। आप 10 ट्रैवल बुक्स आप पढ़िए, फॉरेस्ट के बारे में पढ़िए, ये अलग होगा, बट आप ट्रैवल करिए तो ये अलग होगा। ठीक है, पहला। दूसरा है कि जो मुनि का जो कॉन्सेप्ट है या जो वानप्रस्थ होने का कॉन्सेप्ट था कि शांत हैं, मौन व्रत हैं, बोल नहीं रहे हैं कुछ। सो और मौन मतलब माइंड में भी मौन, इट्स नॉट जस्ट कि वर्बली मौन होना। माइंड अगर बहुत ज्यादा एक्टिव है तो फिर वो इंटेलेक्ट का उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक ये है, कैसे वो पॉसिबल है? हाँ, ये कैसे हाँ, पॉसिबल है? हाँ, जैसे पेस्ट का हमने बात किया था, कीड़ों का रूट कॉज हमने ढूंढा था, तो हाँ, माइंड का रूट कॉज ढूंढिए। माइंड का रूट कॉज क्या है उसमें, या पॉसिबल कैसे है? भगवत गीता में बहुत आसानी से लिखा हुआ है, अभ्यासन वैराग्य। अभ्यासन वैराग्य। हम्म, वैराग्य है कि सब्जेक्ट के साथ में भी रह करके सब्जेक्ट आपको इन्फ्लुएंस ना करे, मार्केट में रह करके भी मार्केट के प्रोडक्ट्स आपको अट्रैक्ट ना करे, तो आप काइंड ऑफ वैरागी हैं। ठीक है, सो मेटेरियलिस्टिक गोल जो है वो आपको वापस से अशांत करता है उसको प्राप्त करने के लिए। ठीक है, नहीं मिलता है तो एनवी आती है, नहीं मिलता है तो गुस्सा आता है, जब इंटरेक्शन करते हैं लोगों से तो झगड़ा हो सकता है, प्रेम आ सकता है। सो माइंड अच्छी हो या बुरी हो, एंगेजमेंट दोनों में होता है। ठीक है, एंगेजमेंट दोनों में होता है। तो माइंड के एंगेजमेंट के कारण के लिए उसको वो कहते हैं कि अभ्यास से होगा, इट्स अ ट्रेनिंग, इट्स नॉट अ मोटिवेशनल सेशन, आपको वो करना होता है। अभ्यास क्या है जो कह रहे हैं? दृढ़ निश्चय वाला, स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन, कंसिस्टेंट, रेगुलर एंड इंटेंस। तो ये जो कहते हैं कि 2-2 घंटे पहले या 1-1 घंटे बैठना, नहीं बैठ पा रहे हैं, फिर भी बैठ रहे हैं, फिर भी कर रहे हैं, उसको संस्कृत में इन्होंने तपस्या कहा। कि जो अनईजीनेस है कोई भी एक्टिविटी करने में, उसके प्रति टॉलरेंट हो जाना, इज कॉल्ड तपस्या, है ना। तो तपस्या से धीरे 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 वो आपके आदत में आती है, और वो फिर जैसे ही वो आदत बन जाएगी तो फिर वो इजी हो जाता है ना, इफ इट इज इन योर हैबिट। ठीक है, तो अभ्यास क्या होता है कि हम क्या सुनते हैं कि उन ऋषि ने, उन्होंने 12 वर्ष की तपस्या की, 15 वर्ष की तपस्या की, तो हमारे दिमाग में ये आता है कि एक टांग पे खड़े थे वो और मंत्र का जाप कर रहे थे। सो लिटरल सेंस में जरूरी नहीं कि वो हो, ठीक है, हठ योग में हो सकता है, बट तपस्या ये है कि आपको मन नहीं लग रहा है वो जो आपने चूज किया है पाथ, फिर भी क्योंकि पता है कि दिस इज द बेटर वे और बेटर पाथ, तो हमें इस पे चलना है। तो तपस्या से आपने हैबिट डेवलप किया, और वैराग्य जो इट्स अगेन अ प्रोसेस की फुलफिलमेंट का जो प्रोसेस है, फुलफिलमेंट का जो प्रोसेस है, जिसमें वर्ल्ड व्यू आपकी चेंज कर दी जाती है। आपकी वर्ल्ड व्यू क्या बताई जाती है कि नहीं, यू हैव अ सीरीज ऑफ बर्थ। पहला, योलो नहीं है, यू ओनली लिव वंस नहीं है। तो पागलों के प्रति चेज हम कर रहे हैं, वो करने की आवश्यकता नहीं है। तो आप आश्रमों के लेवल पे चलिए, पहले अपना गृहस्थ आश्रम पालन कीजिए, ब्रह्मचर्य पालन कीजिए, फैमिली रिक्वायरमेंट सब फुलफिल करिए, स्किप नहीं करना है, बाईपास नहीं करना है। इट्स नॉट कि हम छोड़ करके हिमालय चले जाएं, ये प्रोसेस हम नहीं बोल रहे हैं, हम कह रहे हैं कि स्टेजेस ऑफ लाइफ को फुलफिल करिए, एंड देन पर्पस ऑफ लाइफ एंड जो वर्ल्ड व्यू ऑफ जो वर्ल्ड व्यू है आपकी, उसकी समझ होनी चाहिए। एंड देन आपका जो माइंड है धीरे 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 वो कामनेस की ओर जाता है। एंड इसी को हेल्प करने के लिए गुरु आते हैं। बेसिकली ये खुद से हो नहीं पाता है, तो इसी को जो है इनिशियल सपोर्ट के लिए, हैंड होल्डिंग के लिए जो हम कहते हैं, संप्रदाय होते हैं, आपको समझाते हैं कि ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना है। स्वयं से हर व्यक्ति कर नहीं सकता, इसीलिए बहुत कम है हिस्ट्री में जिनके पता चलता है कि ज्यादा गुरु नहीं रहे या कोई गुरु नहीं रहा, लेकिन जितने भी रहे उनके पीछे गुरु जरूर रहे। आपकी कामनेस का यही रीजन है? आई थिंक मैंने सही कई संप्रदायों के साथ समय बिताया है, उसमें औरबिंदो सोसाइटी हो, आर्य समाज हो, आर्ट ऑफ लिविंग हो, तो मुझे लगता था कि जहां पर जो चीजें अच्छी हैं वो चीजें अडॉप्ट कर लेनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए। इट्स अगेन ओपिनियंस एंड लर्निंग से कुछ होगा नहीं, यू हैव टू सिट
and you have to practice for 10 years 15 years. तो kind of मैं 5 साल से I think मैं बैठ रहा हूँ, और ये बुक वहीं से आई है ये भी। that is the मतलब kind of कुछ चीजें ऐसी होती हैं आपको लगता है कि ये जवाब मैं क्यों दे रहा हूँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो Exactly. ये एट द इंस्टेंट किसी ने पूछा, और तो यहीं से आता है प्रज्ञानम ब्रह्म की आत्मा बेसिकली ज्ञान से परिपूर्ण है। हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, हम तो बुद्धि को ही यूज करना चाहते हैं जो डेटा बेस्ड है। जितने इनपुट डेटा आई थी उसी को एल्गोरिथमिकली आपने तैयार किया और उसी की आउटपुट निकलती है। तो डेटा ऑब्वियसली आप हार जाओगे बिग डेटा से। जिसके पास बिग डेटा है, जिसके पास बेसिकली मशीन लर्निंग है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो डेटा बेस्ड अप्रोच में तो आप आगे जा ही नहीं सकते। आप सीधे सीधे आपकी जो 1000 जन्म हुई है वो इंटेलेक्ट आपके साथ है, उसको क्यों नहीं यूज करते हैं। तो आपने बताया ट्रैवल, बताया आपने बताया सेकेंड माइंड कंट्रोल, वैराग्य एंड क्या क्या बोला था? अभ्यास एंड वैराग्य मैंने कहा था, अभ्यास एंड वैराग्य। और कुछ ऐड करना? गुरु गुरु कृपा मैंने कहा था, तीसरा गुरु कृपा मैंने कहा था। अच्छा, सो ऋषि इंटेलिजेंस फिर इमोशनल और स्पिरिचुअल इंटेलिजेंस से कैसे अलग है? ये बात मतलब ऑब्वियसली ऋषि इंटेलिजेंस हर इंटेलिजेंस को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही करेगा, ठीक है, बट इट इज नॉट इमोशनल। यू कैन से इमोशनल तो वहां से ड्राइव हो रहा है। दैट्स इट्स ये हम कहते हैं बेसिकली ये संस्कार का डायमेंशन है। आपकी जो अपब्रिंगिंग होती है, आप किस परिवार में जन्म लेते हैं, क्या इंटरेक्शन आपने किया है, कैसे दोस्त आपके रहे हैं, किस वातावरण में आप रहे हैं, वो सारा बेसिकली आपका ईक्यू डेवलप करेगा। जैसे जिसके भी मम्मी पापा दोनों वर्किंग हैं, बच्चे के साथ कभी इंटरेक्ट ही नहीं कर पाए बहुत छोटे एज से ही, तो इमोशनली वल्नरेबल होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर ग्रैंड पेरेंट्स हैं तो फिर नहीं होगी वल्नरेबिलिटी। मतलब कोई ना कोई पैम्परिंग जो पहला 5-6 साल है बच्चे के साथ अगर वो नहीं हुआ है तो इमोशनल कोशेंट जो ऑब्वियसली लो होगा। दैट्स द पैरामीटर। इंटेलेक्ट का है कि आपने कितना डिसिप्लिन्ड वे में अपने आप को समय दिया है, आपने कितनी स्टडी की है ना। सो इट्स ऑल लर्निंग की जा सकती है, पढ़ाया जा सकता है। ऋषि इंटेलिजेंस में खुद करना होता है। इट कैन नॉट बी इजिली ट्रांसफरेबल नहीं है कि हमें ये पता है दिस इज द एसओपी, ये एसओपी आप फॉलो करो और हो जाएगा। इट्स ऑल कि एक्यूमुलेटेड काइंड ऑफ विजडम है ये। पहला तो ये कई बर्ड्स का एक्यूमुलेटेड विजडम है, एंड पालन करना बहुत आवश्यक है। बहुत लोग बोलते हैं हम नहीं मानते, वेद को हम मानते ही नहीं है हम। तो इस बेसिस पे नहीं मानते क्योंकि वो गॉड पे ही सीधे चल जाते हैं, भगवान पे ही सीधे चल जाते हैं कि देखो हमें तो दिखाई नहीं देते, हम उनको क्यों माने। पूरी दुनिया में देखो इतना कष्ट है, इतनी पीड़ा है, तो आपका भगवान कोई कुछ क्यों नहीं कर रहा है। तो ये काइंड ऑफ ये जो हम वन लाइनर देते हैं और फिर स्ट्रेट फॉरवर्ड पूरे नॉलेज सिस्टम को ही डिसरिगार्ड कर देते हैं। तो उसमें 5 लाख प्लस वोकैबुलरी के वर्ड होंगे, हम 4-5 वर्ड्स एक्सेप्ट नहीं कर पाते और फिर पूरा मैनुअली छोड़ देते हैं। तो उसमें कई सारी बातें हैं, उसको लिटरली श्रद्धा के साथ उसमें रेवरेंस होनी चाहिए। आई थिंक जो हम कहते हैं कि एग्नोस्टिक हो जाते हैं या फिर नहीं मानते, हम मानते ही नहीं जो हम नहीं देखते, तो फिर उन्हें साइंस भी नहीं मानना चाहिए बिकॉज साइंस इज बेस्ड ऑन इन्फेरेंस। हर चीज साइंस भी नहीं देख पाता है। इट यूजेस कैलकुलस, इट यूजेस प्रिडिक्शन मैकेनिज्म्स, ठीक है। तो ये बहुत जो अप्रोच है, बहुत हम कहते हैं मोरनाइजेशन ऑफ मासेस वर्ड यूज होता है, राजीव मल्होत्रा जी भी यूज करते हैं। मोरनाइजेशन ऑफ मासेस है, सो हमारा डिक्लाइन हुआ। और इसका एक बेसिक एग्जांपल मैं दे दूं, हम एब्रिविएशंस में बात करते हैं और वेद बहुत क्लिष्ट है, बहुत कठिन है समझना। तो लिंग्विस्टिक हमारी पहले एडवांस होती थी, अभी हम बोलते हैं ग्रामर का हमें ध्यान नहीं देना है, हमें बेसिकली हम कन्वे करना चाहते हैं। सो एकदम सिंपल कर दिया है हमने। हमारे गाने, हमारे लिरिक्स, एवरीथिंग यू सी वो एकदम काइंड ऑफ अ कॉमन है कि जो कहते हैं पॉपुलिस्ट हो गया है, जो ज्यादा फेमस है वही ज्यादा बेहतर है। इसी तरह से हम चीजों को देखते हैं। So this is the मतलब मॉडर्नाइजेशन ऑफ मासेस। सो ये होगा वापस से
दूसरे तरीकों से, जिसमें हम कह रहे हैं साधना, ध्यान। इट्स नॉट कि आप 100 नॉवेल्स पढ़ोगे तो आप ज्यादा बुद्धिमान हो जाओगे। इनफैक्ट एक टाइम था जब लोग इस चीज को शो ऑफ करते थे कि मैं तो इतना वेल रेड हूँ या इतनी मैंने बुक्स पढ़ी हुई हैं, बट स्टिल वो ना ही अपने एंगर को मैनेज कर सकते हैं, ना ही उनके मूड स्विंग्स इतने होते हैं। तो आई मीन आपने इवन 100 बुक्स पढ़ी हो, यदि आपके बेसिक्स ह्यूमन इंटरेक्शन के इतने फॉल्टी है, तो क्या आपने ज्ञान अर्जित किया? बिल्कुल। एक फ्रीडम पे मैं मेंशन करना चाहूंगा। सब क्या बोलते हैं, फ्रीडम ऑफ थॉट, फ्रीडम ऑफ हम्म। एक्सप्रेशन, फ्री विल, ये वर्ड बहुत यूज होता है। आप हम्म। देखिए, हम दुनिया से लड़ते हैं कि हमें यहाँ से फ्रीडम चाहिए, यहाँ से फ्रीडम। हम अपनी आदतों से फ्री नहीं हो पाते हैं। सो राइट। टेक्निकली, हाँ, तो हम अंदर से ही जकड़े हुए हैं। वी आर ऑल इंटेंगल्ड विद इन आवरसेल्फ। उससे तो फ्री हो जाएं, तब हम अधिकारों की लड़ाई करें। हम पहले स्वयं तो फ्री हो जाएं। सो मोक्ष इज द अल्टीमेट, जो वर्ड आता है कि फ्रीडम ही तो ठीक है, लिबरेशन इज द बेस्ट थिंग, बट अपने स्वयं के जो काइंड ऑफ जो एक्युमुलेशन है, जिससे हम फंसे हुए इंटैंगल्ड हैं, उससे तो फ्री हो जाए। बाकी अपने आप देन दैट विल फॉलो। In fact, to become relevant in this age of artificial intelligence, Rishi intelligence will have to be learned because, is that right? ऑब्वियसली करना ही पड़ेगा। इट्स लाइक देयर इज नो चॉइस। नहीं तो फिर काइंड ऑफ जो वही है, बहुत लोग कंप्यूटर से जोड़ रहे हैं कि कंप्यूटर आया था तो नया जॉब नए क्रिएट हुए थे। अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होगी? तो नई टेक्नोलॉजी आती है तो नए जॉब्स क्रिएट होते हैं। वो भूल जाते हैं कि नए हाई एंड जॉब क्रिएट्स होते हैं। इट्स नॉट जो मीडियोकर और लो लेवल के हैं उनके समाप्त होते ही होते हैं, ऐसा नहीं कि Hmm. समाप्त नहीं होते हैं। बट एआई अगर 100 लोगों का काम करेगा तो ऑब्वियसली वो कंप्यूटर नहीं है। इट्स नॉट दैट इंटरनेट रेवोल्यूशन, ये कुछ और है। Right, right. आप अपनी बुक में से कोई स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट या प्रिंसिपल डिस्कस करेंगे जिससे हमें पता चले कि अम, हम उस अपने पोटेंशियल को कैसे टैप कर सकते हैं? हम कहते हैं कि कॉन्टेम्पलेशन कौन करना चाहता है, मतलब समझना कौन चाहता है, जिसको हम्म। एटलीस्ट फेथ हो कि जो भी हम समझने जा रहे हैं उसमें कुछ हम्म। सब्सटेंस है, वो ऐसे समय नहीं देगा। तो हम कहते हैं हम्म। कि मनन वही कर सकता है जो श्रद्धावान और निष्ठावान है, जिसमें थोड़ा सा एक बिलीफ है कि हम जो समझना चाह रहे हैं, करना चाह रहे हैं, उसका कुछ सब्सटेंस है, कुछ इट्स अ काइंड ऑफ। आप जिम जाते हैं तो 2 दिन हम्म। में एक वीक कुछ शरीर में बदलाव नहीं आता, लेकिन एक विश्वास है कि लोगों ने 6 महीने 1 साल दिए हैं तो रिजल्ट आता है, तो मुझे भी करना चाहिए। ठीक है। नाउ वो श्रद्धावान और निष्ठावान कब बनता है, फेथ उसके अंदर कब आती है? जब एटलीस्ट उसमें क्यूरियोसिटी हो। बहुत लोग बोलते हैं अरे यार मुझे नहीं सुनना ये सब, वो ये ज्ञान, इट्स ऑल तो ये कोई काम का नहीं है। थोड़ा प्रैग्मेटिक बनो, ऐसा ऐसे लाइफ नहीं चलती। आपको झूठ यस। बोलना पड़ता है, आपको कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, इस तरह से वो कहते हैं। और वो बेसिकली रिलक्टेंट हो जाता है, नहीं मुझे कोई श्रवण ही नहीं करना है, क्योंकि ऑब्वियसली उनकी भी गलती नहीं, उन्होंने इतना सुन लिया है। कम्युनिकेशन स्किल ऐसे बढ़ाए, करियर में ऐसे ग्रो करना है, एवरीथिंग, मैंने उन्होंने ऑलरेडी इतना इंफॉर्मेशन कंज्यूम कर लिया है कि अब वो ज्यादा सुनना नहीं चाहते। हम्म। एंड इंफॉर्मेशन इज नॉट नॉलेज, नॉलेज इज नॉट विजडम। ठीक है, इस बात को समझना बहुत आवश्यक है। तो ठीक है, जिज्ञासा नहीं आई तो अब लोग, श्रद्धा नहीं आएगी और फिर समझेंगे नहीं। लेकिन कभी ना कभी जिज्ञासा आती है योग करने की। नहीं, योग हम्म। करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हम्म। समस्या समाधान करना चाहता है। ही और शी वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। मतलब उस वो प्रॉब्लम में फंसा है। अब प्रॉब्लम में वो फंसता है जो एक्शंस लेता है, जो कुछ हम्म। करता ही नहीं है वो क्यों फंसेगा? तो फंसना इज अ नेचुरल प्रोसेस। मतलब वीडियो गेम में अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है तो मान लेना चाहिए कि गलत रास्ते पे हम चल रहे हैं। वीडियो गेम ऐसे ही हम समझते हैं कि कुछ ऑब्स्टेकल आ रहे हैं तो ये राइट डायरेक्शन है मिशन का। ठीक है। और एक्शंस हम क्यों लेते हैं? सुख प्राप्ति की इच्छा, डिजायर फॉर हैप्पीनेस। ठीक है। हम्म। ये छांदोग्य उपनिषद बहुत अच्छे ढंग से लिख रहा है कि जिसको सुख प्राप्ति करने की इच्छा होती है वो कुछ एक्शन लेता है, फिर वो समस्या में फंसता है, फिर उसके समाधान के लिए किसी को सुनता है, फिर उसके मेथड को फॉलो करता है। दैट इज दी प्रोसेस। नाउ इसका सॉल्यूशन क्या होगा? इसका सॉल्यूशन ये होगा कि द डेफिनेशन ऑफ जो सुख प्राप्ति की इच्छा है या डिजायर फॉर हैप्पीनेस है, उसकी क्लैरिटी आ जाए।
अगर वही नहीं पता है, मतलब सक्सेस का डेफिनेशन नहीं पता है, हैप्पीनेस जनरेट कैसे होता है उसका कॉज नहीं पता है, तो ऑब्वियसली वो देखिए जो सीरीज ऑफ एक्शंस था वो उसको फॉलो करेगा। ठीक है, तो इसलिए इसलिए हमें बताया जाता है हु एम आई और व्हाट एम आई की जर्नी करो, देन एक्शंस लो, क्योंकि बाकी चीजें अपनी जगह हैं। आपको जिधर इंटरेस्ट आ जाएगा, आपको लगेगा कि प्लेजर इज दी ओनली सुख, तो वो फिर उसी के अराउंड एक्शन होगा, उसी के अराउंड समस्या होगी, उसी के अराउंड आपके गुरु होंगे, उसी के अराउंड हर चीज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो है बेसिकली, पहले अपने आप को समझो फिर ये एक्शंस लो, इज दैट राइट? हाँ, और वो क्या है वो तो काइंड ऑफ अ डिफरेंट सॉर्ट ऑफ, मतलब डिफरेंट लेवल ऑफ डिस्कशन है, बट बात यही है कि यथार्थ से दूर नहीं भागना है। मतलब श्रेयान स्वधर्मो विगुना स्वधर्मे निधनम श्रेया, मतलब इट इज बेटर टू लीव योर इम्परफेक्ट लाइफ रेदर देन टू इमिटेट द परफेक्शन ऑफ अदर्स। ठीक है, सो एटलीस्ट ये जब हम एक्सेप्टेंस आ जाती है, चीजों को जब हम समझते हैं, देन तो ये मेरी बुक में है, ये उपनिषदों की भाषा, ये 3000 साल पुरानी भाषा है, बट इसमें कोई भगवान शब्द नहीं है, इसमें कोई हमने कुछ ऐसा करने नहीं, ऐसी बातें नहीं बताई जो आपको नहीं पता हो। जस्ट हमने एक वेल डिफाइंड सीक्वेंस बता दिया कि दिस इज द सीक्वेंस, ये आगे पीछे नहीं है, दिस इज द वे। ठीक है, ऋषि इंटेलिजेंस बेसिकली एक पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सेल्फ रियलाइजेशन की जर्नी है, राइट? बिल्कुल, एंड ये इस बुक में मैंने वो मोक्ष को माइनस किया है। इट्स ये डे टू डे लाइफ की ही बात है कि वहां पर इंटेलेक्ट आपका कैसे राइज करेगा, आप अपने मेंटल क्लचेस जो हैं उससे आजाद कैसे हो जाओगे। और एक्सक्लूसिव होना बहुत लोगों को पसंद है, बुद्धि बढ़ाना बहुत लोगों को पसंद है, तो ठीक है, ये बुक बुद्धि बढ़ाने के लिए, इट्स नॉट फॉर स्पिरिचुअल एक्सप्लोरेशन। मैंने उस मेथोडोलॉजी को यूज किया है बस। देखिए, सिंपल सी बात है, जो भाषा जो तरीका आपको भगवान तक ले जा रहा है, तो हमें फिजिक्स तक क्यों नहीं ले जा सकता? वो तो ज्यादा टफ है ना। माइक्रो लेवल पे ये है, बट हम क्या ऋषि इंटेलिजेंस ग्लोबल प्रॉब्लम्स के लिए, जैसे एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, सोशल इनइक्वालिटी एंड सस्टेनेबिलिटी, इनके लिए भी सॉल्यूशंस ऑफर करती है? बिल्कुल बिल्कुल, देखिए मैं एकदम आसान भाषा में मैं बताऊं, इन्होंने क्या क्या प्रिंसिपल दिया, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, फ्रीडम, इस तरह के शब्द यूज किए कि इक्वालिटी हो जाएगी, इक्वालिटी हो जाएगी तो कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो जाएगा, यही बोलते हैं ना ये। ठीक है, तो फिर ये जेलसी को क्यों भूल जाते हैं? दो भाइयों में तो इक्वालिटी ही होती है बाई इनहेरिटेंस। ठीक है, इक्वालिटी तो कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूट नहीं करता, पहला बात। दूसरा, नेचर में इक्वालिटी होती नहीं है, तो बाई फोर्स हम कर क्यों रहे हैं? ठीक है, तो हम प्रिंसिपल ही ऐसे बनाए हैं जो एक्चुअल में पहले एग्जिस्ट नहीं करते हैं, और उसके अराउंड सारी बात करते हैं। बात तो ये है। मतलब उसके बाद यूटोपियन बात मैक्रो लेवल पे बोलना काफी आसान है, जब हम माइक्रो या अपने उस स्तर पे देखते हैं तो वी सी द रियलिटी, राइट? पॉलिटिकली करेक्ट क्यों हो रहे हैं? हम सच बोले ना, जो है सो है, जो है सो है। मतलब जो देखिए, प्रॉब्लम्स को अगर हम एक्नॉलेज नहीं करेंगे तो सॉल्व क्या करेंगे? ठीक है, तो ये क्या एजुकेशनल सिस्टम में ये लाई जा सकती है, ऋषि इंटेलिजेंस स्टूडेंट्स के लिए? आई थिंक वो पर्पस भी मेरा वही था कि मेन स्ट्रीम शास्त्र में हर कोई जा नहीं सकता, और उनको उनका बेसिकली थिसॉरस चाहिए था, उनको अपनी वोकैबुलरी चाहिए थी कि जो जिस वर्ड्स को वो समझते हैं उस भाषा में हम रीपैकेज करें, और साइंटिफिक टेम्परामेंट को लाए। साइंटिफिक टेम्परामेंट भारत की भी अपनी रही है, ये यही जो और ये मेरा बेसिकली इनर कॉल भी था बुक को लिखने का, क्योंकि बहुत लोग जो स्यूडो साइंस वर्ड यूज कर रहे थे, उसी के लिए मैंने अपने साइंटिफिक प्रिंसिपल्स, ठीक है अल्फा बीटा गामा नहीं है हमारे, हमारे साइंस भी पोयम में, इसलिए आप कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहे। आपको लगता है कि पोयम सिर्फ फीलिंग्स और सुंदरता के लिए हम लिखते हैं, बट साइंस को भी पोएटिक बनाया जा सकता है। ठीक है, यही आप नहीं समझते हैं। ओके, सो साइंस इज आल्सो काइंड ऑफ अ पोएम। तो वो भाषा आए तो आई थिंक ये पूरी क्लैरिटी धीरे धीरे आएगी। ये समझना बहुत आवश्यक है कि
जिसको हम अल्टीमेट प्रिंसिपल मानते हैं, कई फ्रेमवर्क है जिसका कोई सेंस नहीं है, कोई सेंस नहीं है। माइनॉरिटी एंड मेजोरिटी कॉन्फ्लिक्ट ऐसा कब हुआ है? ब्रिटिशर्स कम लोग थे, हमें गुलाम बना दिया। मुगल कम थे, सो मेजोरिटी अत्याचार करती है, ये किसने बोला? ये बोला किसने? एंड अगर बोला भी है तो ये वहां से आया है जहां से कन्वर्जन पैरामीटर था। ये जहां से आता है वहां ये एक्चुअल है, ठीक है। फेमिनिज्म पे भी बात आती है, हर जगह आती है। जहां से ये थॉट जनरेट होता है ना, वहां एक्चुअल में ये प्रॉब्लम है। दैट्स वाई इसकी थ्योरीज बनती है। बट इसको कॉन्टेक्स्ट को बिना समझे हुए सुपर इम्पोज कर देना और फिर बोलना, फाउल क्राई करना, ये कोई सेंस बनता नहीं है इस बात का। सुपर इम्पोज करना, स्टैंडर्डाइज करना कि यही थ्योरी है फॉर अक्रॉस द वर्ल्ड। यस, एसओपीज बनाना, जो हमने कहा एसओपीज खेती की भी नहीं बनती, ऋषि इंटेलिजेंस की भी नहीं बनती। हम एसओपीज एंड डूज एंड डोंट्स कर रहे हैं, डूज एंड डोंट्स फेल करते हैं। तो यदि हम सब इंसान, मतलब ऋषि इंटेलिजेंस कितने लोग टैप कर सकते हैं? सब कर सकते हैं क्या? अनुशासन बेसिक रिक्वायरमेंट है, डिसिप्लिन। बाकी अगर वो नहीं है तो आई थिंक वर्बोस हो जाएगा बस। सो भारत का इस चीज को फॉलो करके विश्व गुरु बनना पॉसिबल है क्या? नहीं तो हम सिर्फ अपनी पास्ट ग्लोरी में जीते रहेंगे कि हम ऐसे थे, हम वैसे थे। और तब कितने लोग कर पाते थे? प्रॉब्लम्स को सॉल्व करें ना, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना। मतलब कि एक प्रॉब्लम फूड सिक्योरिटी पकड़ सकते हैं, केमिकल ग्रोन फूड, क्योंकि वो फार्मा को बेसिकली पुश कर रहा है। आप प्योर फूड दे दें, अच्छा फूड दे दें, इन्वायरमेंट, फूड एंड फार्मा, बेसिकली आपने 3 सेक्टर को सीधा सीधा इन्फ्लुएंस किया। और जैसा अन्न वैसा मन, बेसिकली ये लोग समझते नहीं है कि फूड कंजम्पशन और क्वालिटी ऑफ फूड कंजम्पशन से ही थॉट आता है। ये इसका संबंध है, ये बुक में है मेरी, कि वो पंचकोश सिद्धांत मैंने बताया है कि कैसे अन्नमय कोश और आनंदमय कोश जुड़ा हुआ है। सो अगर आपको कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूट करना है तो लॉ एंड गवर्नेंस शुड बी द लास्ट मीन, इट शुड नॉट बी द फर्स्ट एंड ओनली मीन। आप कानून से चीजों को नहीं बेहतर बनाते। इनहेरेंटली अगर कचरा फेंकने का मेरा आदत सुधर जाए तो हम क्यों 500 रुपए का फाइन हमें देना पड़े? रूल बेस्ड ऑर्डर एंड नेचर बेस्ड ऑर्डर, वो जो फर्क है। राइट, राइट। अच्छा, आपको इस बुक के लिए क्या रिसर्च करनी पड़ी वैसे? दर्शन शास्त्र तो प्राइम है, जो भी षट दर्शन है, मैथ्स के बारे में, वृक्ष आयुर्वेद के बारे में, और जो फेमस केसेस हुए थे, निकोला टेस्ला एंड स्वामी विवेकानंद की जो मीटिंग है, या श्रोडिंगर है, क्वांटम फिजिक्स की जो बात होती है, ये सारा, एंड शिव संहिता जो है ना, विज्ञान भैरव तंत्र है, ये सारे बेसिकली रिक्वायरमेंट थे इस चीज को समझने के लिए। लेकिन मोर और लेस, मतलब जो प्राइम फैक्टर था वो ये था, डिस्कशंस विद आचार्याज एंड गुरुज, उनसे बात करना। दिस इज द प्रॉब्लम। या एक्सप्लेनेशन, जैसे सत्य पे मैंने पूछा था कि योग में सत्य है, तो सत्य किसको कहते हैं? तो उन्होंने कहा दूसरों की भलाई के लिए कहा गया वचन को सत्य कहते हैं, ब्लंट ट्रूथ को सत्य नहीं कहते हैं। तो ये माइन्यूट माइन्यूट जो डिफरेंसेस हैं, या क्लैरिटी ऑफ थॉट है, ये वहां से आया। अच्छा, तो आपने खुद इतनी रिसर्च की और आपने बुक इतनी पतली सी लिखी, सो इसका कोई मोटिव था कि हाँ आपने एक हाँ, अटेंशन फैक्टर नहीं है। रील्स में ज्यादा समय बिताते हैं तो आई थिंक 250 पेज की बुक वो पढ़ते भी नहीं, मतलब वो खरीदते नहीं, मतलब तो पहले आपने मतलब इट्स मोर लाइक अ मैनुअल रादर देन एन एकेडमिक परस्यूट, एंड आपने खुद इतनी रिसर्च की। एवरी चैप्टर विल बिकम अ बुक, क्योंकि इसके बाद जितनी बुक्स है मेरी इसी की बेसिकली, इसी को ही मैंने एक्सपैंड किया। चाणक्याज इंटेलिजेंस जो बुक है इसी का ही पार्ट है। वृक्ष आयुर्वेद तो बुक आ रही है, इसी बुक से निकल के आ रही है। सो इस बुक को ही बाद में मैंने एक्सपैंड कर रहा हूँ, और कर रहा हूँ मतलब आगे भी। अच्छा, तो ये बुक लिखने के बाद आपकी खुद अंडरस्टैंडिंग ऋषि इंटेलिजेंस के लिए कुछ इवॉल्व हुई है, या आपने कुछ चीज यस, मतलब एक तो चीज मैं जैसे बताना चाहूँ, मुझे वो सुप्रीम कोर्ट के प्रोसीजर्स और ये 1000 पेज की चार्जशीट होती है, इसमें हंसी आई थी। ये 1000 पेज का क्या होता है, मतलब 1000 पेज की क्या चार्जशीट, मतलब इतना समय किसके पास है? जजमेंट ये 10-10 हजार पेज का कैसे हो जाता है? मतलब शब्दों पे हम डील क्यों नहीं कर पा रहे कि कम शब्द में हम पूरी बात कर पाए? 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है, मतलब आपको
लॉजिक सिस्टम भी आई थिंक नहीं पता, ये लूपहोल्स इन लॉजिक निकाल निकाल के चीजों को बस खींच रहे होते हैं, तो अच्छा। है ना। तो हाँ। कई क्लैरिटी दिखेगी आपको, कई क्लैरिटी दिखेगी। लीडर्स पे आई, लीडर्स पे देखा मैंने कि अच्छा हनी ट्रैप होते हैं, दल की अदला बदली करते हैं, पैसे के पीछे भाग रहे हैं, तो वो कहाँ से सॉल्व हो रहा है? सेंस ऑर्गन कंट्रोल करके। तो भारत में चंद्रगुप्त मौर्य का जो निर्माण है वो ये है कि पहले सेंसस को कंट्रोल करो। तो ये आई थिंक जुडिशरी, गवर्नेंस, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, मतलब कैसे एग्जीक्यूटिव्स हमारे सेलेक्ट होते थे, ये सारे आप थोड़ा प्रोसेस सा में रिपीट क्लैरिटी। कीजिएगा, थोड़ा आप ऑफलाइन चले गए थे। इतनी बड़ी बड़ी जजमेंट्स होती हैं, वहां से रिपीट कीजिएगा। यस, जजमेंट्स होती हैं, या फिर लीडर्स जो होते हैं हमारे लिए, हमारे बेस्ट लीडर कौन होंगे उनका। तो उसमें है कि चंद्रगुप्त मौर्य को कहा जा रहा है कि सेंस ऑर्गन पहले कंट्रोल में होने चाहिए किसी भी लीडर के। तो वहां से मुझे समझ, अच्छा अब हनी ट्रैप वो नहीं होगा, अच्छा अब वो दल नहीं बदलेगा, अच्छा अब वो पागल नहीं होगा अगर उसे पद नहीं मिला तो, बेसिकली, है ना। सो पावर ऑफ पोजीशन, उसके लिए पावर पोजीशन नहीं है, उसके लिए पावर ये है कि उसके सामने पैसा रखा है और पैसा उसको इन्फ्लुएंस ना कर दे, ये पावर है। तो ये सारी बातें ऋषि इंटेलिजेंस से निकल के आती है कि विश्वामित्र और वशिष्ठ भगवान श्री राम को ही क्यों चुन रहे हैं, ये सब वहां से आते हैं। तो ऋषियों ने ही बड़े बड़े राजाओं को बेसिकली गाइड किया, ट्रेन किया। तो कई सेक्टर्स में मैं बोलूं, मतलब इवन एस्थेटिक्स में, आर्ट्स में, ये कुछ भी बहुत अच्छी आर्ट्स की बात होती है तो फ्रेंच पे चले जाते हैं। भारत में जो आर्ट है उसको काइंड ऑफ अप्रिशिएट कर नहीं पा रहे हैं, आई थिंक। वो इसलिए वो समझ नहीं पा रहे कि नवरस क्या है ना, भाव क्या होती है। ये सब जो है ऋषि इंटेलिजेंस से निकल के आएगी, सारी बातें बाहर आएगी। तो मतलब हम एवरीडे प्रॉब्लम्स में वो देख सकते हैं कि कहाँ ऋषि इंटेलिजेंस का वो। और जो आपने चीज बोली ना, इफ वी एक्सेप्ट व्हाट इज देयर, तब प्रॉब्लम को समझना और उस पे एक्ट करना कितना इजी हो जाता है, रादर देन यूटोपियन कॉन्सेप्ट्स फेंकना। थैंक यू रवि जी, थैंक यू सो मच।